वेलकम दोस्तों, 100 क्लासेस बाय आरके में स्वागत है आपका। मैं सुजीत मिश्रा। आज हम इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इसको बहुत ही सरलतापूर्वक समझेंगे। समझने के बाद उसको जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनको पढ़ेंगे। उनको समझने के बाद चीज़ों को समझेंगे कि क्या चैप्टर में था और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या इतिहास में हमें जो सीखने को मिला, क्या इतिहास है, क्या इतिहास के दौरान घटनाएँ हुई। हमारे बड़े बड़े शासक थे, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही कहा जाए तो विद्वान सम्राट थे। बहुत ही यहाँ तक कि एक घटना के बारे में आपको हम बताते हैं कि मौर्य काल के दौरान, मौर्य काल में अगर हम उनकी शक्ति की बात करें कि वो शक्तिशाली कैसे था इतना, तो मौर्य काल में सेना की बात किया जाए तो 6 लाख पैदल चलने वाले सैनिक थे। सोचिए, उस समय 6 लाख पैदल सैनिक थे और हाथियों की संख्या 6000 हाथी थे और 30,000 घुड़सवार। आप शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी शासन की व्यवस्था कितनी गहरी हो सकती है जहाँ पे इतने सारी चीज़ें उपलब्ध हों। और एक शासन ऐसा भी था जहाँ आप सोचने मजबूर हो जाएं, हैर्यक वंश में एक शासक था बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। तो जो अजातशत्रु था उसको पितृहंता था। जो हैर्यक वंश था एक तरह से उसको हम पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहत्या यानी कि पिता की हत्या। तो जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता की हत्या कर दी, बिम्बिसार की। अब देखिए संयोग, देखिए बिम्बिसार की हत्या कर दिया। अब बिम्बिसार जो है, अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी। अब अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र उदयन ने। मतलब समझ रहे, कर्मों का फल कहीं ना कहीं मिलना है। तो चलिए आज हम उसको समझते हैं और अच्छे से, और रुचि भी मिलेगी आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इसमें राजा, किसान और नगर। चलिए हम शुरू करते हैं इसको बहुत ही सरलतापूर्वक, राजा, किसान और नगर से। तो राजा, किसान और नगर, देखिए हड़प्पा सभ्यता लगभग 500 वर्षों तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिसमें मुख्य चीज़ें हैं। ऋग्वेद की रचना इसी दौरान हुई। किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। कृषि का विकास हुआ। ऋग्वेद में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। इसके बाद कृषि का विकास हुआ। उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक किसानों की बस्तियां बसने लगी और लोग खेती करने लगे। कृषि का उत्पादन हुआ। पशुपालन भी चालू हो गया। दक्कन और दक्षिण भारत में पशुपालक समुदाय के प्रमाण मिले हैं। महापाषाण संस्कृति, मध्य और दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। कब्रों में लोहों के औजार और हथियार भी रखे जाते थे। कब्र में लोहे और औजार के हथियार रखे जाते थे जब लोगों को दफनाया जाता था। तो एक यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का है, सांची का। ये लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला था, उसका है फोटो, उसको आप देख लीजिएगा। इसके आगे हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लोहे का उपयोग। लोगों ने लोहों को जो है औजार और हथियार बनाने के लिए, जिससे खेती और काम आसान किया जा सके। औजार बनाने के लिए, शिकार करने के लिए, खाने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से उपयोगिता का साधन था। राज्यों का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व से छोटे बड़े राज्यों, साम्राज्य और गणराज्य विकसित होने लगे। नगरों का विकास, कृषि उत्पादन बढ़ने के कारण व्यापार बढ़ा और नगर बसे। इतिहास के स्रोत, इतिहासकारों के परिवर्तन को समझने के लिए ग्रंथ, सिक्के, चित्र और पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में कृषि, पशुपालन, लोहे के उपयोग, नए नगर बसाने लगे तथा राज्यों के विकास, समाज, अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए। अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं हम। जेम्स प्रिसेप और प्रियदर्शी सरल साग, अभिलेखा शास्त्र, एपिग्राफी। देखिए अभिलेख होते क्या हैं, हम ये समझते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख जिनकी खोज होती है किसी लेखक द्वारा, किसी इतिहासकार द्वारा, जो खोजें की जाती हैं, खुदाई के दौरान पाई गई या किसी किले में पाई गई, तो जो लेख वहाँ पे मिलता है किसी शासक द्वारा, जो चाहे तांबे के औजारों में या कहीं भी, एक जो उन्होंने भाषा लिखी है, कुछ भी लिखा हो, कोई भाषा लिखी गई है, वो होता है लेख। उसी के अंतर्गत अभिलेख।
तो अभिलेख जो है शिलालेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। जेम्स प्रिसेप विदेशी लेखक थे। इनका योगदान क्या था? 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। देखिए अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का शासक, उसको सर्वप्रथम जो पढ़ने का कार्य किया था वो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में किया था। वो जो है सबसे ज़्यादा बार जो वर्णन मिला था लिपि में अशोक के बारे में ही मिला था। और किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप। कहाँ का था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे। इन लिपियों का उपयोग प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता था। प्रियदर्शी की पहचान। प्रिंसेप ने देखा कि कई अभिलेखों के सिक्कों पर प्रियदर्शी सुंदर मुख वाला राजा यानी अशोक लिखा हुआ था। सीधा सीधा सुंदर मुख वाला राजा यानी अशोक लिखा मिला था। अशोक का महत्व बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में एक था। इससे इतिहास को और मौर्य काल को समझने में मदद मिलती है। इतिहास में मौर्य काल को समझने में अशोक के द्वारा ही मिलती है। इतिहास लेखन नई दिशा। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अभिलेख और ग्रंथों के आधार पर प्राचीन राजवंशों की वंशावली और राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार हो गई। जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़कर अशोक के अभिलेखों की पहचान की थी। कौन किया था? जेम्स प्रिसेप ने। किसके अभिलेखों की? अशोक के अभिलेखों की। नेक्स्ट है आपका मगध साम्राज्य। अब इसको हम देखिए, मगध साम्राज्य को थोड़ा सरलता पूर्वक समझ लेते हैं। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से पहले हम समझते हैं जनपद। जनपद 16 जनपद हुए। 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था मगध साम्राज्य था। अच्छा, ये शक्तिशाली क्यों था? देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। ये हर्यक वंश से था। किस वंश से था? हर्यक। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य की स्थापना किया था और इसकी राजधानी क्या बनाया था? राजगृह। राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। और इसको बाद में बदल करके राजगीर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजगीर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मगध साम्राज्य शक्तिशाली क्यों था इतना, इसको समझते हैं। मगध साम्राज्य चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था। 3 तरफ से नदी थी और एक तरफ से पहाड़ था। इस तरह से मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और पैसा भी उसके पास था, इसलिए कि उसका ट्रांसपोर्ट का जो साधन था, व्यवसाय की जो सुविधाएं थी, वो या कि आप कह सकते हैं कि नाव के द्वारा, पानी के द्वारा उपयोग होता था, इसलिए उसका जो है अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी थी। बिंबिसार के बाद मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ? अजातशत्रु। अभी हमने पढ़ा था कि पृथुहंता वंश कौन सा है, तो पृथुहंता वंश जो है हर्यक वंश का था, जिसमें बिंबिसार था। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, ये पिता की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? पिता की। पिता यानी बिंबिसार। ये पिता की हत्या करके और ये मगध साम्राज्य पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद अच्छा, अजातशत्रु जो है ये एक और एक बज्जी है महाजनपद। ये बज्जी महाजनपद को भी जीत लेता है। कौन? अजातशत्रु। और फिर अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन। कौन होता है? उदयन। देखिए, उदयन पहले हुआ बिंबिसार,
बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके शासक बना, तो ये राजगीर ही राजधानी थी। फिर होता है अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन जो है, पहले तो राजधानी थी राजगृह राजगीर। उदयन जब आता है शासन में तो अपनी राजधानी चेंज करके कर देता है पाटलिपुत्र। क्या कर देता है? राजगीर से पाटलिपुत्र। और एक तरह से हम समझें तो पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? तो उदयन। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के बेटे उदयन ने की थी, जो कि अजातशत्रु के बाद शासक बना था पिता की हत्या करने के बाद। ये था मगध साम्राज्य। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। मगध जो था भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अजातशत्रु और महापद्मनंद बिंबिसार जैसे योग्य शासक बिहार के क्षेत्र में स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध ने अत्यधिक शक्ति प्राप्त की और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध के सबसे शक्तिशाली बनने के कारण उपजाऊ भूमि, वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी। यह कृषि उत्पादन अधिक होता था, जिससे राज्य को पर्याप्त आय मिलती थी। लोहे की उपलब्धता, पास के क्षेत्र वर्तमान झारखंड में लोहे की खदानें थी। लोहे से अच्छे औजार हथियार बनाए जाते थे। हाथियों की उपलब्धता, आसपास के जंगलों से हाथी मिलते थे जो कि युद्ध में बहुत उपयोगी होते थे। नदी मार्ग, गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण यातायात व्यापार बहुत आसान हुआ। राजगीर पाटलिपुत्र पटना ये राजधानी थी मगध की। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसकी शक्ति का प्रमुख कारण था भूमि, लोहे की उपज और शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ये जो शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट हम समझते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसको भी हम नई स्लाइड में समझते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बाद में इसका विकास जो है, मौर्य समाज का विकास सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। धम्म का प्रचार करके मौर्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मगध के शक्तिशाली बनने के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लगभग 300 ईसा पूर्व में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक फैला। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक। उसने कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। अशोक को प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अशोक का धम्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म यानी अशोक की जो नीतियाँ थी, अशोक की नीतियाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भी भेजा था। ये आगे चल के हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अशोक का धम्म समझ लेते हैं, उसकी नीतियाँ क्या थी, आदर्शवाद क्या थे। तो अशोक ने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों में खुदवाए। उनके धम्म नैतिक नियम के मुख्य सिद्धांत हैं बड़ों का सम्मान करना, साधु संतों ब्राह्मणों का आदर करना, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, दया और सहिष्णुता रखना। ये अशोक के धम्म में थे। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के बारे में स्रोत कहाँ से मिलते हैं हम भाई? कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी शासन या कोई भी शासक है, कोई भी साम्राज्य है, तो कहीं ना कहीं कोई स्रोत हैं, कोई खोज हुई है कहीं न किसी ने स्रोत से, तभी तो साम्राज्य खड़ा हुआ, तभी तो शासन हुआ। तो इसकी खोज जो है, हमको जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में? तो पुरातात्विक अवशेषों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियों और कला से, मेगास्थनीज के विवरण से, मेगास्थनीज एक लेखक था, उससे
अर्थशास्त्र से, जैन और बौद्ध पुराण ग्रंथ से। जैन जो है एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, उसके द्वारा इसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। अशोक के शिलालेख और स्तंभ से। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो था, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में 5 जो थे केंद्र थे, सेंटर थे, जैसे हमारे राजधानियाँ होती हैं वैसे ही। पाटलिपुत्र थी जो कि राजधानी थी, तक्षशिला था, उज्जैनी थी, तोसली थी, उज्जैन यानी कि उज्जैन, सुवर्णगिरी थी। इन केंद्रों पर पूरा शासन जो है सम्राट अशोक का चलता था, इन्हीं केंद्रों के द्वारा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन वास्तव में जो मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ वो सम्राट अशोक ने किया धम्म के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, एक संगठित शासन प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य से आगे हम समझते हैं। अच्छा, एक घटना है जिसको हम बता दें, आपको अच्छी लगेगी। देखिए, जो शासक था, जो भी साम्राज्य था हमारा, पिछले शासक थे, जो भी राजा हुए, तो कुछ बहुत ही, या कि कहिए कि उस समय की कुछ वातावरण कुछ और रहा हो, घटना परिघटना कुछ और रहा हो, बट कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने स्वयं को ही देवता मान लिया। क्या मान लिया? देवता। कुछ शासक ने सिक्के भी जारी करवा दिए। किसके सिक्के? स्वयं के सिक्के। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने को देवता मान लिया। एक ही काल में, कुषाण काल में कनिष्क राजा हुआ, तो कनिष्क ने क्या करवाया कि सिक्के जो है जारी करवाए, तो सिक्के का जो सामने का भाग है, सिक्का जो है सामने के भाग में अपनी फोटो लगवा दिया, अब पीछे जो है भगवान देवता की फोटो लगवा दिया। एक बार इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उस शासन में किया गया था। ये देखिए, ये जो सिक्के हैं, कुषाण शासक कनिष्क की फोटो है, बगल में देवता की फोटो है। तो जो राजा थे वो दैवीय राजा माने लगे, कुछ राजा तो अपने नाम के आगे देवता लिखने लगे। ऐसे ऐसे शासक थे। चलिए उसको हम छोड़ते हैं, हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर कि हमें जो है आगे क्या पढ़ना है। आगे हमें देखना है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या थे? दक्षिण भारत के राजा और सरदार। सरदार एक तरह से शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसके बारे में समझते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत तमिल कम में चोल, चेर और पांड जैसे शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। अब सरदार कौन होते थे? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसका पद वंशानुगत होता था। अब देखिए, वंशानुगत यानी पिता, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, एक तरह से वो क्रम जो चला है, इस तरह से सरदार हुआ करते थे। वह युद्ध में नेतृत्व करता था, लोगों के विवाद सुलझाता था, लोगों से उपहार भेंट प्राप्त करता था, वो अपने समर्थकों में बांटता था। सरदारों के पास सामान्यतः स्थायी अधिकारी नहीं होते थे, यानी कि उनकी कोई सेना नहीं होती थी, कोई अधिकारी नहीं होते थे। आय के स्रोत क्या होती थी? इनकम, व्यापार से आय प्राप्त होती थी, लोगों के उपहार और भेंट देते थे, लंबी दूरी के व्यापार से भी धन मिलता था। सातवाहन और शक शासक, जो अगले शासक हुए, सातवाहन शासक हुए। सातवाहन डायनेस्टी मध्य और पश्चिम भारत में शासन किया। शाक जो रूलर थे उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में शासन किया। सत्ता मिलने के बाद उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। ये थे सातवाहन वंश। उसके आगे हम समझते हैं दैवीय राजा। जो हम बात कर रहे थे आपसे कि दैवीय राजा जो होते थे वो अपने आप को देवता मानते थे। तो दैवीय राजा में राजाओं ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्वयं को देवताओं से ज़्यादा बना लिया। मतलब उन्होंने अपने आप को क्या साबित कर दिया कि मैं ही भगवान। समझ रहे हैं? उन्होंने अपने सिक्के जारी करवाए, नगरों में, राज्यों में फतेह जारी करवाए कि जो राजा है वो भगवान का ही पद होता है। उन्होंने इस चीज़ को साबित करने के लिए सिक्के भी जारी करवा दिए। कुषाण शासक कनिष्क का जो काल हुआ, कुषाण शासकों ने स्वयं को देवताओं के समान माना। जो अभी आपने अपने आप को समझाया कि कुषाण शासकों ने स्वयं को देवताओं के समान दिखाने का प्रयास किया। कई कुषाण शासकों ने नाम के आगे अपने देवपुत्र यानी कि देवता का पुत्र क्या मानने लगे? देवपुत्र यानी देवता का पुत्र तक मानने लगे कुषाण शासक। और उपाधि भी लगाई। सिक्कों और मूर्तियों में उन्होंने विशेष और दिव्य रूप में दिखाया गुप्त साम्राज्य और सामंत व्यवस्था।
देखिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। कब हुआ? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य। गुप्त शासक सामान्यतः स्थानीय शासकों पर निर्भर रहते थे। जो गुप्त शासन था वो उनका जो जीविकोपार्जन था, जो उनकी राजधानी, सारी चीज़ जो व्यवस्था थी, वो जो आसपास के शासक थे, स्थानीय शासकों पे वो निर्भर रहते थे। कौन? गुप्त काल के शासक। सामंत भूमि और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे, बड़े शासक की सहायता करते थे, बदले में संरक्षण, यानी कि एक तरह से वो शुरू में हेल्प का काम किए और उसके बदले उस संरक्षण प्राप्त करते थे, रहने की व्यवस्था ढूंढते थे, एक तरह से शेल्टर की भूमिका कह सकते हैं आप। प्रशस्तियाँ, देखिए प्रशस्तियाँ जो है वो लेखक के बारे में वर्णन होता है। अब प्रशस्तियों से एक चीज़ मुझे ध्यान आता है, एक घटना जो है गुप्त काल में, गुप्त काल का सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ समुद्रगुप्त। उसका लेखक कौन हुआ? हरिसेन। कौन हुआ? हरिसेन। उसने जो है समुद्रगुप्त की रचना की, उसके बारे में लिखा, तो उसने समुद्रगुप्त को देवता बना दिया। उसने अपने बुक में लिखा कि समुद्रगुप्त इंसान राजा नहीं देवता था। कौन था? देवता था। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा है, उनके द्वारा लेखों को, भाई राजाओं के द्वारा कोई न कोई तो लेख लिखेगा, कोई लेखक होगा या कि जो भी उनके शासन प्रशासन में रहेंगे, तो उनको क्या कहते हैं? प्रशस्तियाँ। इनका उद्देश्य राजा के महानताओं का वर्णन, भाई राजा के हम महानता करेंगे, चर्चा करेंगे, बड़ी बात करेंगे, तभी तो हमको कीमत देगा, तभी तो सोने हीरा चांदी देगा, तभी तो हमें वैल्यू करेगा, हमारा प्रमोशन करेगा। इन सारी चीज़ जो है उसके लेखक करते थे। ये कहाँ पे वर्णन होता था? प्रशस्ति में। इतिहासकार इनसे जानकारी तो प्राप्त करते थे, लेकिन पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं मानते थे। जो हिस्टोरियन थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि जो लेखक राजा के शासनकाल में कवि है वो सही लिखा होगा। इसका वर्णन कई जगह मिलता है। एक कुषाण सिक्का, जिस सिक्के की शुरू में आपसे बात किया कि कुषाण शासक कनिष्क ने अपनी फ़ोटो जो है सिक्के के फ्रंट में लगवा दिया और पीछे देवता की फ़ोटो लगवा दिया, यानी समझ रहे हैं कि वो देवता ही मान रहा है अपने को एक तरह से। अग्रभाग में कनिष्क राजा ये फोटो लगा, पृष्ठभाग में देवता की, किसी भी देवता की फोटो लगवा के वो साबित करना चाह रहा था कि मैं ही देवता हूँ। यहाँ की देवता की उपाधि भी उसने लगा दी अपने नाम के आगे। ये कहाँ हुआ? कनिष्क के काल में, कुषाण शासक के दौरान। अब जो समुद्रगुप्त की हम बात कर रहे थे, तो उसका जो कवि था हरिसेन, उसने ही उसको बढ़ा चढ़ा के बोला। तो उसको जो भारत के इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार जिन्होंने आके इसकी बुकों का विवेचना किया, तो उन्होंने इसको प्रमुख रूप से माना नहीं कि ये जो महान विजेता और देवता था, इसको माना नहीं गया लिखित रूप पे, लेकिन ये माना जाता है को समुद्रगुप्त गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली और सबसे योग्य शासक था। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में उसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में आप जब जाएंगे घूमने संगम मेला के पास, हनुमान मंदिर के पास, तो एक किला है, किला के पास प्रयाग प्रशस्ति, आज भी वहाँ पे लेख है, वो समुद्रगुप्त के समय का लेख लिखा मिलेगा आपको। आप जाइएगा तो ज़रूर उसको पढ़िएगा। तो हरिसेन ने, अब यहाँ पे आते हैं कि समुद्रगुप्त का जो लेखक था हरिसेन, उसने क्या लिखा था? वो लिखा था कि समुद्रगुप्त महान विजेता था, दयालु शासक था, उदारदाता था और देवताओं के समान बताया गया है। किसके समान? देवताओं के समान जो है समुद्रगुप्त को कौन बताया था? हरिसेन ने समुद्रगुप्त को। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य राज्यों का विकास हुआ। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवताओं से जोड़ा और देवपुत्र की उपाधि अपनाई। गुप्त काल में सामंत व्यवस्था विकसित हुई और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उनके गौरव का महत्वपूर्ण प्रमाण है। जो भी आज प्रमाण हैं समुद्रगुप्त के, तो प्रयाग प्रशस्ति में आज भी रखे हुए हैं। अब बदलता हुआ देहात, या देखिए बदलता हुआ देहात, ये हिस्ट्री में एक पॉइंट है जहाँ पे राजा का वर्णन है, एक राजा का वर्णन है। इस कहानी में आपको गंततिन्दु जातक, या कि आप पढ़ते होंगे पंचतंत्र की कहानियाँ,
इसमें राजा का वर्णन ऐसा है कि उसके शासनकाल में वो एक बार अपने भेष बदल के, अपना कपड़ा, अपनी सारी चीज़ें बदल के एक गांव में जाता है और उस गांव में ये पता करने जाता है कि हमारे राज्य की स्थिति परिस्थिति कैसी है। तो जब गांव में जाता है तो देखता है कि वहाँ की स्त्रियाँ, महिलाएं, यहाँ तक कि जानवर भी उससे असंतुष्ट थे। वो जब गांव में गया, किसी महिला से पूछा तो उसने बताया कि इस गांव में राजा कोई ध्यान नहीं रखता, राजा का कोई यहाँ कुछ भी कीमत नहीं है कि वो अपने प्रजा कैसी है, प्रजा की देखभाल करे, कैसे करे। रात में डाकुओं का भय रहता है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कर इतना ज़्यादा लगा दिया जाता है कि हम जी खा नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से राजा का बहुत विरोध हुआ। ये पंचतंत्र की कहानियों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ पे बूढ़ी महिला की दया दर्द जो थी वो दिखी, कर जो था उसका दर्द दिखा लोगों में, महिलाओं की स्थिति खराब थी। ये जो है बदलता हुआ देहात जो है चैप्टर, उसके अंदर पंचतंत्र की कहानियाँ इसमें दिया गया है कि जातक कथाओं और पंचतंत्र की जैसी कहानियों में जानने का प्रयास किया गया कि आम लोग द्वारा राजाओं के बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की शिकायत थी कि रात में डाकू परेशान करते हैं, दिन में कर वसूलते हैं। राजाओं द्वारा अधिक कर वसूले जाने से वो उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। कई लोग इतनी समस्याओं से बचने के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं ने ये बोला कि समस्याओं से बचने के लिए लोगों ने गांव तक छोड़ दिए, गांव छोड़ने के बाद जंगल में रहने लगे। इतनी सारी समस्याएं राजा को बताई। कई बार राजा प्रजा के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, जिसका वर्णन ये जातक कथा के अंतर्गत आपको मिलता है, उसकी कहानियों के अंतर्गत मिलता है कि कैसे राजा उस समस्या को सुनने के बाद अपने शासन प्रशासन में व्यवस्था करता है, उसकी जो व्यवस्था थी कैसे उसको मजबूत करता है। फसल उपज बढ़ाने के तरीके। प्राचीन भारत में किसानों ने खेती के उपयोग के लिए लोहे का प्रयोग किया। लोहे का प्रयोग किया, लोहे के द्वारा औजार बनाए, औजार बनाने के बाद हल बनाया, हल बनाने के बाद खेती किया, खेती के बाद अन्न उगाया, अन्न उगाने के बाद चीज़ों को व्यवस्था बनाई गई, गांव में उस राज्य में सबको उपलब्ध कराया गया। लोहे के हल का प्रयोग किया गया उपज बढ़ाने के लिए। सिंचाई की व्यवस्था की गई, कुएं, तालाब, नहर बनाए गए जिससे गांव में पानी की व्यवस्था हो, सिंचित व्यवस्था हो। सिंचित व्यवस्था होगी तभी तो खेती होगी, पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो लोग भूखों मरेंगे। ये था उपज बढ़ाने के तरीकों में, 2 ऑप्शन इसमें आया था। सिंचाई के साधन राजा के द्वारा ही संभव कराए जाते थे, उसमें सरदार का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि उसको सैलरी नहीं मिलती थी, कोई नियमित कर्मचारी नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन वो ये काम करता था। प्राचीन समाज में असमानता क्या थी, इक्वलिटी, जो हम आज बात करते हैं कि इक्वलिटी क्या थी। ये हमारे समाज में या किसी भी समाज में देखा जाए तो असमानता का भेद है। जमींदारों के द्वारा असमानता का व्यवहार किया जाता था, ग्राम प्रधान के द्वारा असमानता का प्रदान किया जाता था। क्योंकि जनता जो है, जनता तो सीमित साधन है उसके पास, तो जमींदारों के द्वारा जब ज़्यादा कर का वसूल किया जाएगा, उनको ज़्यादा परेशान किया जाएगा, सीमित साधन होने के बाद असीमित जब उनसे मांग की जाएगी तो कहीं ना कहीं अनुपलब्धि तो होगी, असमानता तो होगी, असमानता होगी तो समस्या तो आएगी। इस वजह से इनके पास बहुत अधिक भूमि तो होती नहीं थी और जमींदारों के पास ज़्यादा भूमि होने के कारण और छोटे लोगों को ज़्यादा दबाव दिया जाता था कि आप कर इनसे लीजिए ज़्यादा, क्योंकि बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों की समस्या। तो जमींदारों के पास बहुत अधिक भूमि होती थी, गांव के प्रभावशाली लोग होते थे। छोटे किसान के पास कम भूमि होती थी, स्वयं खेती करते थे। भूमिहीन मजदूर, इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी तो दूसरे खेतों में मजदूरी करते थे। ग्राम प्रधान गाँव का मुखिया होता था। भाई जो सरपंच होता है आज के समय पे, उसका पद अक्सर वंशानुगत होता था। वंशानुगत यानी कि आप समझते होंगे, वंशानुगत होता है जैसे मान लीजिए कोई पिता हुआ, पिता का पुत्र हुआ, फिर पितृ हुआ। वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाना ही वंशानुगत होता है। गृहपति या गृह का स्वामी, घर का मुखिया। गृहपति जो है परिवार का मुखिया होता था, उसकी जिम्मेदारियां होती थी कि परिवार का संचालन करना, भूमि, पशु और संपत्ति का मालिक होना,
परिवार के सदस्यों, नौकरों, दासों पर अधिकार रखता था और कभी कभी बड़े व्यवहार और व्यापार भी वो करता था आसपास के गांव में, नगरों में, ग्रामीण समाज में। छोटे गांव का जीवन, हर्षचरित जो है, ये घटना बहुत बड़ी है हर्षचरित बाणभट्ट की, जो इसको हम अभी समय नहीं है इसमें बताने के लिए, चूँकि घटना बड़ी है। हर्ष जो थे एक शासक थे, वो बहुत बड़े दानी थे। अगर इतिहास की बात की जाए तो, दानवीर की बात की जाए तो, हम महाभारत में कर्ण की तुलना करते हैं, तो इतिहास में अगर दानवीर की बात की जाए तो हर्ष का नाम सबसे पहले आता है। तो हर्ष चरित्र जो है, हर्ष की चरित्र की जो रचना थी वो बाणभट्ट, हर्ष के शासनकाल में एक लेखक हुआ बाणभट्ट। उसने किसका निर्माण किया? हर्ष चरित्र का। हर्ष का निर्माण अक्सर प्रयाग प्रशस्ति से लिया जाता है कि जब भी इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता था तो हर्ष जो आता था तो हर कुंभ के मेले में वो दान करता था। हर 12 वर्ष, हर कुंभ, महाकुंभ में 6 वर्ष में आके वहाँ दान करते थे। ये हर्ष के बारे में घटना है। उनकी स्टोरी बहुत बड़ी है, कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। हर्ष चरित्र में एक गाँव का वर्णन मिलता है जिसमें वो खेती करते हैं, जंगल में शहद, लकड़ी और घास उगाते हैं और महिलाएं इन वस्तुओं को दूसरे गांव में बेचती हैं। हर्षचरित बुक नाम पे ये लिया गया है कि गांव का वर्णन मिलता है, उसमें गांव के लोग होते हैं, खेती करते हैं, जंगल से शहद, लकड़ी, फल और घास लाते हैं, महिलाएं इन वस्तुओं को उपज करके बेचती हैं। कुछ लोग पशुपालन और वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। उपज बढ़ाने के लोहे का फल, जैसे आपको अभी पिछले बार बताया, धन की रोपाई, सिंचाई। ग्रामीण समाज के अंतर्गत जो थे जमींदार, छोटे किसान, मजदूर, ग्राम प्रधान, गृहपति परिवार संपत्ति का मुखिया होता है। भूमिदान, देखिए पहले दान होता था तो राजा जो है दान करते थे भूमि का। किसका? भूमि का दान। तो पहले उस समय पे राजाओं के द्वारा भूमि का दान किया जाता था। एक महिला का वर्णन होता है इतिहास में, प्रजापति गुप्त। ये चंद्रगुप्त जो थे, उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। उनके बेटे जो चंद्रगुप्त गुप्त के पौत्र थे वो थे अशोक। अशोक के 5वें नंबर पे जो शासक आए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी बेटी थी प्रजापति गुप्त। उन्होंने इतिहास में अगर संपत्ति की बात की जाए तो किसी महिला के पास संपत्ति रही नहीं, किसी महिला के पास अंश भूमि का दान नहीं था। लेकिन प्रजापति गुप्त ही एक ऐसी शासक थी जिनके पास जमीन या कि उसकी हिस्सा था जो उन्होंने दान में दिया था। इसका वर्णन भी इतिहास में मिलता है। तो भूमिदान ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को भूमिदान में दी जाती थी। प्रभावती गुप्ता जो है स्वामिनी थी। भूमिनीकरण, कृषि विस्तार, राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है। प्राचीन भारत में नई कृषि तकनीकों और उत्पादन बढ़ा, लेकिन समाज में आर्थिक असमानता भी बढ़ी। इस कारण से लोगों में विरोध भी हुआ। भाई जमींदार हुए, बड़े किसान हुए, छोटे किसान तो दब गए, जमींदार हुए तो छोटे लोगों को दबा दिए, प्रधान हुए वो भी छोटे लोगों को दबा दिए। जाति विरोधी व्यवस्थाएं नहीं थी लेकिन असमानता थी। चूँकि बधुआ मजदूरी तो थी उस समय पे, लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी, तो दूसरे के यहाँ करते थे काम, जिससे ग्रामीण समाज और राजनीति में दोनों को प्रभावित किया। सीधी सी बात है कि हमारे समाज में जब समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तो गांव प्रभावित होगा, लोग प्रभावित होंगे, हमारा समाज प्रभावित होगा। जब समाज प्रभावित होगा देश प्रभावित होगा। इस वजह से शासन प्रशासन चलने में बाद में दिक्कतें आई। मौर्य समाज के बारे में घटना है कि वो केवल 150 वर्ष तक ही शासन किया। वो मौर्य शासन के दौरान बहुत सी घटनाएँ हुई जिसकी वजह से केवल 150 वर्ष तक शासन किया और बहुत ही अच्छा उसका काल था। और जो हम ही आपने गुप्त काल पढ़ा, गुप्त काल में स्वर्ण युग माना जाता है। किसका स्वर्ण युग? शिल्पकला का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है, जो आगे चल के और हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, अभी आगे चल के हम उसको लगाएंगे उदाहरण के जरिए और उसको अच्छे से समझेंगे। आप लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल समझिएगा। इतिहास में आगे हम अब देखते हैं नगर एवं व्यापार।
जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर और उसमें कैसे व्यापार किए जाते थे, कैसे ग्रामीण इलाका था उसमें, तो चूँकि आपको पता है उस समय पे समुद्र के सहारे या कि नदियों के सहारे ही व्यापार विदेशों से किए जाते थे। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम गुप्त साम्राज्य के बारे में समझते हैं। उसमें शक्तिशाली शासक हुए समुद्रगुप्त। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें, इसका लास्ट में अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में आते हैं, इसको हम समझेंगे लास्ट में। इसको आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। हम अब समझते हैं समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा। इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आते हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। समुद्रगुप्त ये गुप्त साम्राज्य का शासक था, चौथा शासक गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक। देखिए, गुप्त साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त ही हुआ, और इसी के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण काल यानी सोने का जो स्वर्ग, जो सबसे ज़्यादा सोने का जो मिला वहाँ पे सोना पाया गया, वो स्वर्ण काल का युग गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय ही माना गया था। देखिए, समुद्रगुप्त को कई तरीके से हम जानते हैं। वास्तव में वो इतना महान था, उनके पिताजी जो थे समुद्रगुप्त जी के, उनके और बड़े भी भाई थे। किसके बड़े भाई? समुद्रगुप्त जी के। उनके भी बड़े भाई लाछा थे और उनसे भी बड़े थे कई। लाछा से उनका जो है, जो अग्रज थे, उनसे काफ़ी जो है तकरार चलती थी। तकरार यानी उनसे विवाद चलता था। लाछा का ये विरोध रहता था हमेशा कि मेरे पिताजी, मैं बड़ा हूँ तो मेरे को ना बना के राजा समुद्रगुप्त को क्यों बना रहे हैं। इसके वजह से कई विवाद हुए, कई लड़ाइयाँ हुई। तो समुद्र ने उनसे लड़ाई ली, लड़ा झगड़ा, सारी चीज़ें हुई। एक बहुत ही विशाल लड़ाई हुई दोनों के बीच में, और अंतिम में समुद्रगुप्त की विजय होती है। तो समुद्रगुप्त उनको हराने के बाद राजा बनते हैं। और समुद्रगुप्त के समय एक घटना है, एक इतिहासकार, बहुत ही महान इतिहासकार थे, B.A. स्मिथ। कौन थे? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का यानी यूरोप का नेपोलियन कहा। कहाँ का? यूरोप का नेपोलियन। यानी भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को किसने कहा? B.A. स्मिथ ने, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अब देखिए, किसकी बात हो रही है? भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। कौन कहा? B.A. स्मिथ ने। देखिए, अब बात की जाए कि भारत का नेपोलियन कैसे हुआ। हम बात करते हैं फ्रांस के नेपोलियन। फ्रांस में एक राजा हुए नेपोलियन बोनापार्ट। वो थे फ्रांस के। फ्रांस किस में आता है? यूरोप में। भारत किस में आता है? एशिया में। तो जो फ्रांस के नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, वो समुद्रगुप्त के 1400 साल बाद आए। यानी कि समुद्रगुप्त जो थे वो आज थे, आज के 14 साल बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ। तो हम एक तरह से ये मान सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा गया, ना कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त ही हैं। भाई 1400 साल बाद तो नेपोलियन बोनापार्ट आए, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो यूरोप का समुद्रगुप्त हैं। कौन है? यूरोप का समुद्रगुप्त। तो जो नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि बहुत शक्तिशाली शासक हुए फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। अब फ्रांस किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यूरोप के। तो यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट को। चूंकि समुद्रगुप्त के 1400 साल बाद तो नेपोलियन आए, तो यूरोप का नेपोलियन हम कहेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को, और भारत का नेपोलियन हम कहेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है उनके शासन के दौरान। उनके एक कवि हुए हरिसेन, जिन्होंने इनको देवता के समान माना। किसके समान? देवता के समान।
और इनको जो है बीड़ा, इनके संगीत की भी इनको रुचि थी, तो बीड़ा बजाते हुए एक फोटो इनकी आई थी बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की, तो एक तरह से इनका वर्णन उसमें भी आता है समुद्रगुप्त का। अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद एक शासक हुए रामगुप्त, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, उसको हम समझते हैं। समुद्रगुप्त के बाद उनके शासक जो हुए रामगुप्त। रामगुप्त पहले से ही बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही यानी कि शक्तिशाली शासक नहीं थे, बहुत ही कमज़ोर शासक थे, या कि दिमागी तौर भी कमज़ोर थे। तो उनके समय पे शकों का वो हुआ आक्रमण। किसका आक्रमण हुआ? शकों का। तो शकों के आक्रमण के समय रामगुप्त तो पहले से ही थे ढीले ढाले, उनके शासन के दौरान चीज़ें व्यवस्थित थी, अव्यवस्थित चीज़ें थी, तो उनके शासन के दौरान शकों का आक्रमण हुआ। शकों के आक्रमण के बाद वो हार जाते हैं। हारने के बाद उनके सामने एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको कि आप हार तो चुके हैं, तो आपको या तो हम ख़त्म कर दें, दो ऑप्शन दिया गया, या कि आपको हम ख़त्म कर देते हैं, या कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी किसका नाम था? रामगुप्त के पत्नी, यानी समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त थे, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। तो रामगुप्त जब शक शासक जो आक्रमण किए उन पर, तो हार गए। उसके बाद उन्होंने डिमांड किया शक शासकों ने रामगुप्त से कि आप अपनी पत्नी को मुझे संधि के तहत दे दीजिए, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। कैसे छोड़ दूंगा? जिंदा छोड़ दूंगा। अब देखिए घटना, यहीं पे रामगुप्त के जो भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनको ये चीज़ सहन नहीं हुई, भाई एक महिला का संधि के तहत किसी को एक युद्ध के द्वारा दे देना कितने बड़े कुल का नाश, कुल का अपमान होता है। ये उनके भाई रामगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत बुरा लगा। उन्होंने दिमाग लगा के उन्होंने एक तरह से कूटनीति अपनाई, और उस कूटनीति के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेष किसका बनाया? ध्रुव देवी का। ध्रुव देवी का भेष बना करके शक शासक के पास गए और शक शासक की हत्या कर दी, और फिर आके उन्होंने शासन किया। और आने के बाद उनको पता था ये कुलनाशी है, कौन? रामगुप्त। तो रामगुप्त की हत्या कर दी। अब बाद में ध्रुव देवी से उन्होंने शादी कर ली कुल को बचाने के लिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? रामगुप्त के बेटे थे, भाई थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बाद में बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बहुत ही महान शासक थे। और हम आगे चल के मुगल काल में पढ़ेंगे दोस्तों अकबर के बारे में। आपने सुना होगा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी किताबों में लोगों के द्वारा अकबर के बारे में, महान राजा अकबर, मुगल सम्राट। उसमें क्या थे? 9 रत्न। अकबर के समय पे 9 रत्न थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी कौन थे? 9 रत्न। और हम चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। उनके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे दोस्तों? ये समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के बाद आए रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इनके शासन के दौरान 9 रत्न क्या थे? 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे 9 रत्न। इन्होंने किससे शादी किया? रामगुप्त की पत्नी यानी अपने भाभी ध्रुव देवी से। बाद में इनकी एक बेटी हुई प्रभावती गुप्ता। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के दौरान भूमि दान का एक प्रश्न आता है कि भूमि स्वामिनी, यानी कि जैसे हम पहले
अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ जैसे कि कोई राजा यज्ञ कराता है, यज्ञ कराने के दौरान घोड़े छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? घोड़े। तो घोड़े जिस भी राज्य में, जिस भी प्रदेश में, जिस भी देश में वो घोड़ा जाता है वहाँ उसका राजा का शासन होता जाता है। यानी कि सीधी सी बात, अगर घोड़ा गया, अगर वहाँ पे कोई शासक जो है अगर वो युद्ध करने के लिए तैयार होता था, युद्ध होता था, राजा हराने के बाद वहाँ पे शासन करता था। जितना ज़्यादा घोड़ा बढ़ा उतना उस राज्य से शासन बढ़ता जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी शादी हुई, उससे हुई प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता जी के बारे में एक प्रश्न आता है कि भूमिदान का सबसे पहले स्त्री कौन सी ऐसी स्त्री थी, कौन से ऐसे शासक की पुत्री थी जिसने भूमिदान का आरंभ किया, किसने भूमिदान दी, किसको? पंडित पुरोहित को। तो प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी की बेटी प्रभावती गुप्ता के द्वारा भूमिदान का वर्णन मिलता है। कहाँ पे? गुप्त काल में। नेक्स्ट अब हम समझते हैं नगर, प्राचीन भारत में नगरों का विकास। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे नगर थे, महाजनपद, प्राचीन भारत में नगरों, देखिए लगभग 2500 साल पहले भारत के विभिन्न भागों में कई नगर बसने लगे। अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थीं। आप हमने पढ़ा था कि भारत में 16 महाजनपद थे। ये नगर आवागमन के मार्गों से होते थे। ये देखिए नगर जो थे ये ऐसे घर बने होते थे, घर चारों तरफ होते थे, स्नानागार अंदर रहता था। आपने पढ़ा था मोहन जोदाड़ो में कि चारों तरफ घर होते थे, घरों के अंदर नहाने की व्यवस्था, स्नानागार होता था। एक शहर था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था? शहर पाटलिपुत्र। ये किसने बसाया था? उदयन ने। ये मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ा था उदयन के बारे में। बिंबिसार था, बिंबिसार का बेटा जो था हर्यक वंश था। हर्यक वंश में बिंबिसार, हर्यक वंश शासक था। हर्यक वंश शासक में बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उसके बाद अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। तो उदयन जो था उसने किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नगर की। अब पाटलिपुत्र नगर की थोड़े हम समझ लेते हैं कहानी। 5वीं शताब्दी ईसा में पाटलिपुत्र नगर जो था बहुत ही बड़ा नगर था, अब बहुत सुरक्षित था। यानी चारों तरफ से नदी, 2 तरफ से नदियाँ थीं और एक तरफ से पहाड़ थे। बहुत सुरक्षित शहर था। एक तरह से सेना की भी आक्रमण भी नहीं हो पाते थे ज़्यादा, चूँकि नदी का था, अब पहाड़ था एक तरफ से, तो चारों तरफ से बहुत सुरक्षित शहर था। एक समय में पाटलिपुत्र इतना विशेष शहर था कि एशिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर किसको माना जाता था? पाटलिपुत्र को। बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हो गया था। लेकिन 7वीं शताब्दी ईसा आते आते एक चीनी लेखक जो था हेनसांग, कौन था? चीनी लेखक हेनसांग। ये हेनसांग, चीनी लेखक हेनसांग जो है उसने पाटलिपुत्र नगर को, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं पाटलिपुत्र नगर। ये पाटलिपुत्र नगर, ये देखिए कितना खूबसूरत नगर था। मजबूत किलेबंदी, लकड़ी की ऊंची दीवारें, खाई और द्वारे थे। ये किलेबंदी होती थी। गंगा नदी का व्यापार होता था, मुख्य परिवहन गंगा नदी से होता था। विशाल भवन प्रकोष्ठ होते थे। राजा और शासकीय अधिकारियों के निवास थे। व्यस्त बाजार था। ये नदियों के द्वारा, नावों से ये व्यापार, विदेशी व्यापार होते थे। ज़्यादा जो व्यापार हमारा था रोमन साम्राज्य से था। रोमन साम्राज्य में वहाँ जो भारत से मलमल जाते थे, मलमल जो है रोमन साम्राज्य में महिलाओं की बहुत ही पसंद था मलमल में। तो रोमन साम्राज्य से सोना आना चालू हुआ। पाटलिपुत्र के समय रोमन साम्राज्य से सोना आना चालू हुआ। उसके बाद सोना जो भी भारत में आया, उन सारी चीज़ों से बाद में जो शासक हुए रोमन साम्राज्य, उन्होंने भारत में इसलिए आक्रमण किया कि भारत में सोना बहुत ज़्यादा है। वजह थी कि उन्होंने खुद सोना दिया था भारत को व्यापार के लिए। ये पाटलिपुत्र शहर है, चारों तरफ से दीवारों से ढका हुआ, नदियों से घिरा हुआ। देखिए चारों तरफ कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशीदारी की हुई है। पाटलिपुत्र नदी के किनारे था, जैसे आपने अभी हमने समझा कि पाटलिपुत्र नदी किनारे था। और उज्जैनी जो था स्थल सड़क मार्ग किनारे था।
पुहार समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह था। मथुरा जो है व्यापार, संस्कृति और राजनीति का प्रमुख क्या था? मथुरा क्या था? व्यापार, संस्कृति, राजनीति का केंद्र था, पॉलिटिकल। नगरीय जनसंख्या, नगर में कौन रहते थे? नगर में कई प्रकार के लोग रहते थे, जैसे राजा, अधिकारी, व्यापारी, किसान, बुनकर, कुम्हार, लेखक, लिपिक, धार्मिक गुरु, ये सारे जो है इस नगर में रहते थे। नगरीय व्यवस्था थी ये। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम समझें कि जैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उसको भी तो हमको देखना है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए, परीक्षा में जैसे पूछ लिया जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले जो आहत सिक्के, कौन से सिक्के बने? आहत, पंचमार्क सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बने। पहले सिक्के चांदी और तांबे के थे। हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले नाम और चित्र वाले सिक्के जारी किए। कैसे? नाम और चित्र वाले। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के सबसे सुंदर माने जाते थे, जो कि विदेशी व्यापारों में भी उपयोग हुए। दक्षिण भारत में मिले रोमन सिक्के भारत रोमन व्यापार के प्रमाण हैं। योधे गणराज ने भी अपने तांबे के सिक्के जारी कराए। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के। अब देखिए, अमीर लोग भी थे वहाँ। कैसे पता चला अमीर लोग थे? वहाँ चमकदार बर्तन मिले, सोने चांदी के प्रमाण मिले और हाथी दांत की वस्तुएं मिली, कांच की चीज़ें मिली। इससे साबित होता है कि अमीर लोग भी रहते थे। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। देखिए, व्यापार कैसे होता था? हमने बात की व्यापार की। व्यापार पहला नदी का मार्ग था, दूसरा समुद्र का मार्ग था, और सबसे सस्ता जो था वो समुद्र नदी का मार्ग ही, नाव का मार्ग था। पाटलिपुत्र का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे उस समय पे नदी के द्वारा ही होता था, तो खर्चा कम होता था, इसलिए बचतें भी बहुत थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। नदी के मार्ग के द्वारा स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग। व्यापार किन देशों से हमारा उसमें होता था? मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, रोमन साम्राज्य। यह है सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो विस्तार था हमारा समुद्र, ये नदी मार्ग से व्यापार हमारा होता था, ये समुद्र मार्ग से। अब देख सकते हैं, ये नदी मार्ग, ये समुद्र मार्ग। हम जो है यहाँ से मोती देते थे, कीमती पत्थर देते थे, धातुएं, तांबा, कांसा, हाथी दांत देते थे, शिल्प की वस्तुएं देते थे। हम क्या मंगाते थे वहाँ से? ये आगे हम समझते हैं इसमें, नेक्स्ट उसमें। भारत से क्या क्या बेचा जाता था? काली मिर्च, मलमल, मसाले, कपड़ा, हाथी दांत, ये जो है भारत से विदेशों में जाते थे। हमने अभी समझा है कि मलमल जो है रोमन साम्राज्य में महिलाओं को बहुत पसंद आते थे, इसलिए सोना जो है भारत में बहुत ज़्यादा आता था। कहाँ से? रोमन साम्राज्य से। वजह थी मलमल। और हम विदेशों से मंगाते क्या थे? सोना, चांदी, तांबा, कांच, टिन, शीशा, मूंगें। ये सब जब हम सामान वहाँ यहाँ से भिजवाते थे, वो सामान वहाँ से आते थे। देखिए, आज के समय से पहले सिंधु घाटी सभ्यता या वहाँ इस समय पे नगर या जो कि पाटलिपुत्र, इन सारे समय पे मौर्य साम्राज्य, बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे हम आपको कुछ दिए, या मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, हम आपको किताब दिए, तो हम आपको किताब दें तो आप भी किताब या कि कोई वस्तु दें उसके द्वारा, मतलब हम कुछ आपको दिए, आप उसी के वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु दें, तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, यानी कि एक लेन देन। तो जैसे मान लीजिए उस समय पे समस्या खाना की होती थी, तो किसी घर में चावल हो गया, किसी घर में दाल हो गई, तो एक व्यक्ति चावल देता था एक को, अब बी व्यक्ति दाल उसको देता था। इससे हमारे घर जो है उस समय के चलते थे, उस समय की सभ्यताओं में ये होता था बार्टर सिस्टम। ऐसे विदेशों से भी व्यापार होता था। हम यहाँ से काली मिर्च, मसाले, मलमल, कपड़ा, हाथी दांत देते थे, और वहाँ से सोना चांदी सारी चीज़ें विदेशों से आते थे। व्यापार का केंद्र था ये। और देखिए, शासन जो है हमारे भारत में एक नक्शा के द्वारा हम समझते हैं कि कौन कौन शासक कहाँ से था। पाटलिपुत्र नगर बिहार में आज भी है, बिहार,
राजगीर भी बिहार में है आपका, वैशाली भी पढ़े होंगे आप बिहार में, बहुत ही खूबसूरत शहर वैशाली आज भी है। श्रावस्ती गुप्त साम्राज्य जो थे यहाँ पे बीच में, कन्नौज, मथुरा, शक शासक जिन्होंने आक्रमण किया था गुप्त साम्राज्य के समय पे, बाकटक, सातवाहन शासक, मथुरा, कन्नौज, कुषाण शासक जो है तक्षशिला में थे, बसे हुए थे कुषाण शासक, विदिशा, चोल जो थे दक्षिण चोर, देख कुछ साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में ही रहे, दक्षिण भारत में उनका उन्मूलन हो गया। चोल थे, पुहार थे, पांड थे, चेर थे और कोडुमनाल थे, ये दक्षिण भारत में ही रहे और दक्षिण भारत में ही इनका उन्मूलन हो गया। इनका शासन कुछ समय तक ही चला। अभी हमने पाटलिपुत्र का इतिहास समझा था, ये प्राचीन नगर अपना अलग इतिहास था। पाटलिपुत्र पहले पाटलीग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था, वहाँ मगध शासकों ने राजगृह से हटाकर पाटलीग्राम किया था। राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर। किसका घर? राजाओं का घर। इसके बाद इस बस्ती का नाम पाटलिपुत्र रखा गया, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। एशिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध शहरों में पाटलिपुत्र था। जैसे आपने आपको समझा भी कि पाटलिपुत्र जो था बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ा शहर था। लेकिन जब चीनी यात्री हेनसंग आता है भारत दौरे में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो पाटलिपुत्र को एक खंडहर के रूप में पाता है। किसके रूप में? एक खंडहर के रूप में। यही पाटलिपुत्र 5वीं शताब्दी ईसा में बहुत ही बड़ा विदेशों से व्यापार का केंद्र था, बहुत ही खूबसूरत शहर था। लेकिन 7वीं शताब्दी में सारी चीज़ें खंडहर हो गई और वहाँ के लोग भी आना जाना बहुत कम, वहाँ जो रहते थे वो उन्होंने भी उस गांव को छोड़ दिया था। उसी के बारे में किसके? हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग। खंडहर यानी उजड़ा हो गया। अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थीं। नगर व्यापारिक मार्गों के किनारे बसे थे। गिल्ड कारीगरों, व्यापारियों, देखिए उस समय पे कारीगरों, कर्मचारियों का एक संगठन होता था जिसको गिल्ड कहा जाता था। पाटलिपुत्र नदी किनारे, उज्जैनी स्थल मार्ग पर, पुहार समुद्र तट पर स्थित था। भारत का व्यापार जो था चीन, रोमन साम्राज्य, अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। काली मिर्च और मसाले भारत के जो मुख्य हमारे पास प्रोडक्ट थे, काली मिर्च और मसाले विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हम चीज़ों को उससे व्यापार अपना चलाते थे। मसाले तो मुख्यतः अंग्रेज़ों के समय भी बहुत प्रचलित थे, जो उनको पसंद थे। देखिए सिक्के, जैसे हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था सिक्कों के बारे में। सिक्के जो कनिष्क जो राजा था, कुषाण शासक कनिष्क, उसने भी सिक्के जारी करवाए थे। तो उसने अपनी फ़ोटो जो है सिक्के के सामने लगवा दिया और देवताओं की फ़ोटो पीछे लगवा दिया। ऐसे ही कुछ कॉपी पेस्ट जो है कुछ और शासकों ने भी किया सेम अपने समय पे। सिक्के जो थे बार्टर सिस्टम उस समय भी था गुप्त काल में। तो एक सिक्के के द्वारा अपना व्यापार किया जाता था। कुछ सिक्के देते, कोई अनाज देता, जो जिसको ज़रूरत थी। उस समय पे बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। सिक्कों के चलन से व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि जब सिक्के चलने लगे तो वस्तुएं मिलने लगी। हम सिक्के किसी को दिए, वो हमें वस्तुएं दिए, तो उससे जो है बिजनेस का जो शेड्यूल था अच्छा हो गया। ये सिक्के दिए हुए हैं, इसमें शासक का फोटो है, उसमें देवताओं का। ये गुप्त साम्राज्य के कुछ सिक्के आपको दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से थोड़ा देखिएगा कैसे सिक्के उस समय थे। ये सोने के सिक्के हैं, वो चांदी के सिक्के हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले चांदी या तांबे के आहत पंचमार्क सिक्के बनाए गए। ये सिक्के पूरे उपमहाद्वीप में मिले। सिक्के कौन जारी करता था? सिक्के राजाओं के द्वारा जारी किए जाते थे, और कुछ जो है वहाँ पे व्यापारी और धनवान लोग, उस समय पे भी बड़े व्यापारी होते थे और रईस लोग, पैसा वाले लोग होते थे, वो भी सिक्के जारी करते थे। कुछ सिक्के जारी करते थे, बाकी राजा को ही अधिकार होता था सिक्के जारी करने का अधिकार। शासकों के नाम वाले सिक्के, जैसे हमने समझा कि शासकों के नाम भी सिक्के में थे। इंडो ग्रीक, हिंदी, यूनानी शासकों ने सबसे पहले अपने नाम और नाम वाले सिक्के जारी करवाए। सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करवाए। इनका आकार और वजन रोमन तथा पार्सियन समाज के सिक्कों के जैसा था। कैसा था? रोमन साम्राज्य और पार्सियन साम्राज्य के सिक्कों के जैसे था। कौन से शासनकाल में? कुषाण शासनकाल में।
कि उनके सिक्के जैसे रोमन साम्राज्य के थे वैसे हमारे भारत में कुषाण शासकों ने सिक्के 18/9 के बनवाए, सेम वैसे ही। फिर रोमन साम्राज्य से हमारा व्यापार बहुत ही बड़ा होता था। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले। कैसे सिक्के मिले? रोमन, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत से हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो है कहाँ से ज़्यादा व्यापार किस देश से होता था? रोमन से। तो रोमन में सबसे ज़्यादा व्यापार जो हमारा हुआ वो दक्षिण भारत से हुआ, रोमन से। इससे पता चलता है कि भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। और योधे गणराज्य के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के योधे गणराज्य ने भी अपने तांबे के सिक्के जारी कराए। इससे उनके व्यापार में भाग लेने का प्रमाण मिलता है। किसका? व्यापार में भाग लेने का। उनके पास सिक्के थे तो उसका बिजनेस करते थे विदेशों से। गुप्त शासकों से सिक्के, गुप्त शासकों ने बहुत सुंदर, देखिए गुप्त जो शासन काल के दौरान गुप्त शासन में इतने सुंदर सिक्के जारी कराए गए सोने चांदी के, उससे विदेशों में बहुत महत्वपूर्ण था। विदेशों से जो व्यापार हमारा होता था, विदेशी व्यापार में सबसे ज़्यादा उपयोगी सिक्के जो हुए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारे रोमन साम्राज्य में या कि चीन में या कि दक्षिण अफ्रीका में, तो सबसे ज़्यादा सिक्के प्रचलित हुए हमारे गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य के दौरान ही सिक्के सबसे ज़्यादा विदेशों में चलाए गए। अब व्यापार करना आसान हो, चूँकि सिक्के बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय के सोने के। तो दूर दराज जो है व्यापार हमारा सोनों के सिक्कों के साथ होता था। अब देखिए लिपि, लिपि के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। लिपि क्या होती है? लिपि जो है, लिपि दो प्रकार की, ब्राह्मी, खरोष्टी। देखिए जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी, इसको याद करने का सीधा सा तरीका हम समझ लेते हैं। ब्राह्मी यानी बा आता है तो बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि जो लिखी गई वो बाएं से दाएं लिखी गई। कैसे लिखी गई? बाएं से दाएं। और जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी गई। तो कैसे समझेंगे हम? ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाएं से दाएं लिखी गई और खरोष्टी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी गई। आज जो भारत की लिपियां हैं जैसे देवनागरी, बंगाली और आदि की मूल लिपि जो है ब्राह्मी मानी जाती है। सम्राट अशोक जो है अपने जितने भी मैक्सिमम अभिलेख लिखवाए तो उस अभिलेख में उसने प्राकृत भाषा का उपयोग किया। प्राकृत भाषा कैसी होती थी? जनता की भाषा होती थी, जन की भाषा होती थी। प्राकृत इशारों की भाषा होती है, एक सिग्निफिकेंट की भाषा होती है। जैसे मैं बोलता हूँ चुप रहो, चले जाओ, आओ, बैठो, ये प्राकृत भाषा होती, आम जन की भाषा जो आम आदमी जान सके। ये सम्राट अशोक के समय जो था अभिलेख ब्राह्मी में इसमें लिखे गए प्राकृत भाषा में, और उसको अनुवाद जो किया ब्राह्मी लिपि में किया गया। अच्छा, ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले अनुवादक कौन है? किसने उस चीज़ को ट्रांसलेट किया? तो 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का, अनुवाद करने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिसेप को। कब? 1837 में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपियों को सफलतापूर्वक पढ़ा और उसने ही अशोक के अभिलेख को ट्रांसलेट किया था। और सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में बहुत ही मदद मिली थी। किससे? जेम्स प्रिसेप 1837। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में होता है। हिंदी यूनानी शासकों के सिक्कों पर यूनानी और खरोष्टी दोनों भाषाओं के लेख लिखे जाते हैं। दोनों लिपियों की तुलना करके विद्वानों ने खरोष्टी लिपि को पढ़ लिया। और खरोष्टी लिपि जो है हिंदी, देखिए खरोष्टी लिपि हिंद यूनानी शाखाओं के बारे में जानकारी देती है। जो हमारे हिंद यूनानी शासक थे उनके बारे में जानकारी कौन सी भाषा देती है? खरोष्टी लिपि, यानी खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी ये हुई ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि।
नेक्स्ट देखिए, अशोक के समय पे एक अभिलेख है, ये आप देख सकते हैं, इसको डिस्प्ले में दिखाया गया है ये अभिलेख। और जो ब्राह्मी लिपि थी उसके अभिलेख में कैसे लिखा गया था, ये टी के आकार का, जो इंग्लिश में हमें टी जैसा लग रहा है, इसको देवनागरी लिपि में पढ़ा गया का। क्या पढ़ा गया? का। और जो इंग्लिश में डी के जैसे है इसको पढ़ा गया चा। किसके अभिलेख में? अशोक के। इंग्लिश में सी के जैसे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा गया ढा। ढा यानी ढक्कन। एक दा के जैसे जो सिग्निफिकेंट दिख रहा पहचान आपको, वो पढ़ा गया दा। दा यानी दावात। और एक यू अयो के आकार में दिखाया गया, ये माँ के रूप में पढ़ा गया, और एक रस्सी के जैसे रा के रूप में। ये जो है अशोक के अभिलेखों के जो प्राप्त हुए थे, उस अभिलेख का जो इंग्लिश रूपांतरण ट्रांसलेट किया गया था वो देवनागरी लिपि में इसी भाषा में किया गया था, जो स्क्रिप्ट आपको दिखाई जा रही है। सेम ऐसे ही, यानी कि इसको जो है इसके रूप में पढ़ा गया, इसको डी को चा के रूप में, सी को ढा के रूप में, दा को दा के रूप में, और ये इस सिग्निफिकेंट को ऐसे, इसको रा के रूप में। ये अशोक के अभिलेखों में हमने पढ़ा है कि इस भाषा का प्रयोग हुआ। अभिलेखों से ऐतिहासिक जानकारी। अच्छा, थोड़ा हम अशोक को समझ लेते हैं यहाँ पे। सम्राट अशोक के बारे में। किसके बारे में? सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है सम्राट अशोक इतना सीधा और इतना सही नहीं था जितना इतिहास में बताया गया है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ। इतनी सारी चीज़ें पाई गई युद्ध के दौरान, उसका उसने लाशें देखी बहुत सारे। कलिंग युद्ध जब हुआ तो कलिंग युद्ध के दौरान जो विनाश हुआ, भाई युद्ध हुआ, युद्ध में या तो राजा को तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, सबसे ज़्यादा विनाश तो प्रजा का होता है, नुकसान प्रजा का, सैनिकों का होता है। तो उस दौरान जो युद्ध हुए कलिंग में, कलिंग युद्ध के दौरान जो भी लाशें पली, जो भी लड़ाई हुई, जो हानि हुई, क्षति हुई, उसको देख करके अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो उसका वर्णन हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो राजा अपने 100 भाइयों को मार देता है एक राज्य के लिए, एक कुर्सी पाने के लिए, वो राजा इतना आसानी से उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है, ये बात आज भी विवादास्पद है। कि उसका, चूँकि जो अपने भाई को, अपने खून को मार रहा है अपने हिस्से के लिए, तो वो इतना कमज़ोर कैसे हो जाता है एक युद्ध को देख करके, उसका कैसे परिवर्तन होता है। लेकिन हमें वर्णन इसका मिलता है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ। बाद में उसने धम्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने कई धम्म बनाए। धम्म में उसने नीतिबाधक बातें की, जीवों की रक्षा की बात की, अहिंसा न करने की बात की, कई सारे प्रचार भी उसने बौद्ध धर्म का। बाद में ये युद्ध के बाद ही उसका परिवर्तन हुआ। युद्ध के बाद उसने अपने बेटी को और बेटे को श्रीलंका भेजा। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्योंकि बाद में धार्मिक हो गया वो। किस वजह से? ये कलिंग युद्ध के बाद। आप देख सकते हैं कैसे लोगों की लाशें पड़ी हैं, कैसे एक औरत अपने पति की लाश से बैठी, एक बेटी एक बेटा अपने पिता के लाश को देख रहा है। कितनी बड़ी क्षति है ये। एक औरत जो है जीवन भर के लिए जो सुहागन थी वो विधवा हो गई। एक बेटी अपने बाप को छोड़, उसका बाप चला जाता है, तो उसका जो है उस विनाश को देख करके वो काफ़ी दुखी होता है। और दुखी होने के बाद निर्णय लेता है कि अब जो है ये युद्ध जो है नहीं होगा। उसने हिंसा को अपना करके धम्म को, हिंसा को त्याग करके धम्म को अपना लेता है। किस युद्ध में? कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध के दौरान अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये हमें इतिहास में मिलता है। अच्छा, अशोक जो है, अशोक के इतिहासकारों ने कई नाम से जाना है। एक तो राजा था ही, दूसरा जो है उसको देव नाम प्रिय के नाम से जाना गया। किस नाम से? देव नाम प्रिय।
एक राजा, दूसरा देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं के लिए प्रिय कौन था? सम्राट अशोक। देवनाम प्रिय किसको कहा गया? अशोक को। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी यानी दिखने में प्रिय दिखता था। कैसा दिखता था? प्रिय। तो इतिहासकारों ने पिछले जो लेख में उसके पाया कि अशोक को राजा कहा गया, 3 नाम से पुकारा गया। एक देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, एक प्रियदर्शी यानी देखने में बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर, बहुत दयालु लगता था, और तीसरा राजा। ये इतिहासकारों में उसका नाम मिलता है, 3 नाम। अच्छा, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। ये अशोक के इतिहासों से जानकारी मिलती है कि अशोक को देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी यानी सुंदर दिखने वाला, और राजा, 3 नामों से पुकारा गया। अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम कम और अपनी उपाधियां जो थी, जो उसकी पहचान थी, उसको ज़्यादा दिखाया। वो अपनी जो चीज़ें मिली हुई थी उसको ज़्यादा दिखाया था। अभिलेखों की भाषा जो अशोक की जो अभिलेख थे उनकी भाषा प्राकृत थी, जैसे हमने पढ़ा, उसको ब्राह्मी लिपि में पढ़ा गया बाद में। शैली और लिपि का अध्ययन करके इतिहासकार यह पहचानते हैं कि उन्हें किस शासक ने बनवाया। अशोक की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये जो है काम अशोक के दौरान हुआ, इसलिए अशोक को इतने नाम दिए गए, उसके दयालुता के कारण, उसके धम्म के कारण। अशोक ने कहा कि अब राज्य की सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्हें तुरंत पहुंचाई जाए, जहां भी हों वहीं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। अशोक जो है बाद में युद्ध के बाद अपने प्रजा को बेटा मानने लगा। क्या मानने लगा? अपने राज्य को, प्रजा जो थे उनके, उसको बेटा, सब कुछ अपने पुत्र, राजा का पुत्र भी है। अशोक के समय पे ही कहा गया कि राजा के पुत्र, किसके शासनकाल में कहा गया प्रजा को? तो बेटा बेटी, पुत्र पुत्रियां जो थी वो अशोक के शासनकाल के दौरान कहा गया कि जो राजा का पुत्र है वो अशोक के शासनकाल, तो उसके जो प्रजा थी वो उसको पुत्र कहा। इससे जो है शासनकाल आगे से अच्छा चलने लगा और बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। उसके दौरान कुछ सिक्के जारी किए गए अशोक के समय पे भी, उसने भी अपने फ़ोटो लगवाई, पीछे भगवान की फ़ोटो लगवाई। सिक्के यहाँ आपको दिए गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद, जैसे हमने अभी चर्चा किया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक की स्थिति, कलिंग युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए और कैदी बनाए गए। इस विनाश को देख करके अशोक को गहरा दुख हुआ और इसके बाद उन्होंने हिंसा छोड़कर धम्म को अपनाया। किसको? धम्म को, यानी धर्म को। उन्होंने शांति, दया, अहिंसा का संदेश फैलाया। अभिलेखों की जो सीमाएं थी, अभिलेखों से पूरी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि सभी अभिलेख जो है अभी तक पढ़े नहीं गए। भाई स्क्रिप्ट जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो जानकारी पूरी नहीं मिलती है। लेकिन अभिलेखों को वही बात होती है कि जो शासक लिखवाना चाहता था वही जानकारी हमें मिलती है। आम लोगों के दैनिक जीवन की जानकारी अभिलेखों में बहुत कम मिलती है, इसलिए इतिहासकार अभिलेखों के साथ साथ अन्य स्रोतों के भी उपयोग करते हैं। कई अभिलेख टूटे, नष्ट हो चुके हैं, कुछ शब्द पढ़ना कठिन होता है। एक अभिलेख जब ताम्रपत्र में लिखा गया था, ये यहाँ आपको हम दिखाते हैं, ये अशोक के समय पे ही लिखा गया था। किसमें? ताम्रपत्र में अभिलेख लिखा गया था। वो अभिलेख किताबों में आज भी मिलता है देखने को। आगे अब हम समझते हैं कालखंड के बारे में, कुछ विकास जो हुए हमारी सभ्यताओं में, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। किस समय पे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। देखिए 600 से 500 ईसा पूर्व के लगभग में आपका, कहाँ से? 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई चालू हो गई। गंगा घाटी में नगरों का विकास और महाजनपदों का उदय हो गया। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध की शक्ति में वृद्धि हुई। 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ। पोरस का राजा था सिकंदर। कभी इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, डिटेल बताएंगे आपको। 321 से ईसवी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राजारोहण हो गया, मौर्य काल का उदय हुआ। 272 से 268 से 231 ईस्वी में सम्राट अशोक का शासन हुआ।
चंद्रगुप्त मौर्य का ये सम्राट अशोक पौत्र था। पौत्र यानी कि पुत्र का पुत्र, नाती। 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 200 से 100 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम में शक, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य तथा दक्कन में सातवाहन वंश का शासन हुआ। लगभग 100 ईसा से 200 ईसा पूर्व में शक शासकों का शासन रहा। रोमन व्यापार चालू हुआ, सोने के सिक्कों का प्रचलन चालू हो गया। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण, कनिष्क शासक, कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, जिसने सिक्के पे अपना फोटो छपवाया था पीछे देवताओं का। लगभग 100 से 200 ईसा पूर्व में सातवाहन और शक शासकों के अभिलेखी प्रमाण मिले, उनका अभिलेख मिला। लगभग 320 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का आरंभ हुआ, और गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना की थी श्री गुप्त ने की थी। आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण का काल यानी सोना उस समय जो था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था हमारे पास, वजह थी रोमन साम्राज्य। 335 से 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का शासन, जो भी हमने पढ़ा। 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन, दक्कन में बाकटक। चंद्रगुप्त द्वितीय वही है जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। 500 से 600 ईसा पूर्व में कर्नाटक में चालुक्यों तथा तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। 606 से 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का शासन था, और उसी के शासन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। लगभग 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध पर विजय पाई थी। ये था हमारा कालक्रम। अगला इसमें हम समझते हैं कुछ उपलब्धियां। अभिलेखों के अध्ययन से कुछ हमें जानकारी मिली थी शासकों के बारे में, क्या क्या हुआ था उसके बारे में। देखिए 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। किसकी? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की। 1810 के दशक में कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत, तमिल तथा अन्य भाषाओं के लगभग 8000 अभिलेखों का कलेक्शन किया, संग्रह किया यानी कलेक्शन किया। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने सम्राट, देखिए 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि, मतलब उसका जो अशोक की जो अभिलेख था उसको 1837 में जेम्स प्रिसेप ने ही पढ़ा था। 1877 ईस्वी अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों का एक महत्वपूर्ण संकलन प्रकाशित किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही, जो ईंटों के बारे में उसने बताया था कि ईंटें जो हड़प्पा सभ्यता के पतन जो हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की पहचान तो ईंटों की वजह से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है खोजा गया तो ईंटें ही मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान उसके जो पहले गवर्नर थे, हमारी जो पुरातात्विक खोज पुरातात्विक विभाग बना था, उसके जो पहले गवर्नर थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें पाई गई थी, तो ईंटों का जो नाश, बिना ईंटों का जो मूल्य वो एक तरह से उन्मूलन हो गया, या कहिए ख़त्म हो गई। तो उसके बारे में कनिंघम ने ही बताया था, जो कि पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने अभिलेखों का संकलन प्रकाशित किया। 1886 ईस्वी में दक्षिण भारतीय अभिलेखों के शोध पत्रिका इपिग्राफ कर्नाटिका का पहला भाग प्रकाशित हुआ। 1888 ईस्वी में इपिग्राफिया इंडिका का प्रकाशन हुआ। 1965-66 में डीसी सरकार द्वारा इंडियन इपिग्राफिक ग्लोस की प्रकाशित हुई, डीसी सरकार द्वारा। देखिए ये जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा नगर नियोजन के बारे में, और पिछले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, इन सारे चैप्टरों का जो प्रश्न बनता है परीक्षा के उद्देश्य से, या कि हमें समझने के उद्देश्य से कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान क्या क्या हमने पढ़ा, या नगर नियोजन, मोहनजोदाड़ो, या हड़प्पा सभ्यता की जो भी नगर थे, धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, जो भी शहर थे महत्वपूर्ण, उनको मैंने पढ़ा। तो अब हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे क्वेश्चन उससे बनते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। जितनी हमने सभ्यताएं, जितनी हड़प्पा सभ्यता, नगर नियोजन जो भी पढ़ा है, उसको एक बार हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है।
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पादन प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाणों से प्रमाण कितने भिन्न हैं। देखिए इसको हम समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमाणों की, देखिए हड़प्पा में मुख्यतः जो था ईंटों से बने ईंट पाई गई थी, मनके पाए गए थे और अस्थियां पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। शिल्पकला में तांबा पाया गया था, लोहे से बने औजार पाए गए थे, जुते हुए खेत पाए गए थे, उनका ढांचा मिला था, स्ट्रक्चर। और मोहनजोदाड़ो, इसके समय जो नगर थे हड़प्पा के, हड़प्पा में जो नगर थे हमारे, जैसे कालीबंगन थे, मोहनजोदाड़ो था, राखी गढ़ी थी। जैसे मोहनजोदाड़ो से हमें स्नानागार मिला था। क्या मिला था? स्नानागार मिला था, विशाल स्नानागार मिला था। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से टीले मिले थे, जहाँ 2 टीले मिले थे, उच्च टीले और निम्न टीले। उच्च टीलों के अंतर्गत उच्च समाज के लोग रहते थे, पुरोहित रहते थे, पंडित रहते थे, जमींदार रहते थे, किसान रहते थे, जो बड़े लेवल पे थे। और निम्न जो टीले बने हुए थे नीचे के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, तो उन टीलों के अंतर्गत हमारी आदिवासी समुदाय या कि छोटे लोगों के, जो छोटे किसान थे, छोटे कहा जाए तो छोटी सभ्यताओं के लोग थे, वो निम्न टीले में रहते थे। कहाँ पाए गए थे? मोहनजोदाड़ो में। कालीबंगन में चूड़ी पाई गई थी, काली चूड़ी पाई गई थी। और धौलावीरा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जहाँ पे ये बताया गया था कि खेत जोते जाते थे। और इससे ये प्रमाण साबित होता है कि अगर हल था, खेत जुते हुए मिले, तो वहाँ अन्न उगाया जाता था। अन्न में गेहूँ, जौ, बाजरा, ये हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें पाया गया था, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के सभ्यता के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। लोहे के कुछ सबूत मिले थे, इससे साबित होता है कि उससे शिकार भी करते थे वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान। दूसरा प्रश्न है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए महाजनपद जो थे, इसको हम एक बार अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं। कुल मिला के 16 महाजनपद हुए थे लगभग 600 ईसा पूर्व में। कौन कौन से थे? उनकी राजधानियाँ क्या थी? 16 महाजनपदों में पहला अंग था। क्या था? अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा था मगध। मगध जो था, इसको हम अलग से समझेंगे, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, तो वो था मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी, जिसको बिंबिसार ने बनाया था। बाद में इस राजगृह यानी राजा का घर, बाद में इसको पाटलिपुत्र उदयन ने कर दिया था। फिर काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी थी, जिसको हम बनारस के नाम से जानते हैं। कौशल था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बज्ज था, जिसको वैशाली के नाम से जानते हैं। बज्ज जो था, बज्ज को बाद में, जैसे हमने पढ़ा था हर्यक वंश के बारे में, तो हर्यक वंश को बिंबिसार ने लाया था। बिंबिसार जब उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने एक तरह से हम कह सकते हैं हर्यक वंश को पितृहंता वंश। क्या? पितृहत्या, यानी कि पिता की हत्या करने वाला वंश बिंबिसार हुआ। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। तो जो बिंबिसार जो अजातशत्रु हुआ, तो उसने अपने पिता की हत्या करके अपना राज्य बसाया। और फिर जो उसका अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ, उसने भी अपने पिता की हत्या की, किसकी? अजातशत्रु की, और नया नगर बसाया। तो उसने फिर राजधानी जो है राजगृह से हटा के पाटलिपुत्र रखी। अब पाटलिपुत्र के बाद उसने जो है एक राज्य और जीता था, बज्जी। ये महाजनपद था, तो उसने बज्जी पे भी कब्जा कौन किया था? उदयन।
उदयन ने किया था। इसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल की कुशीनगर पावा दोनों थी। चेदी की राजधानी थी सुत्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौसंबी जो कि उत्तर प्रदेश में। कुरु, इंद्रप्रस्थ थी राजधानी। पंचाल जहाँ की पांचाली जी हैं। अहिच्छत्र, काम्पिल्य 2 थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी महास्मती थी। गंधार जहाँ की गांधारी जी हैं तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी राजौरी थी। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक माना जाता है। कब तक? 600 ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। गौतम बुद्ध जी का भी विश्लेषण मिलता है तो 16 महाजनपद में एक जनपद के अध्यक्ष थे, वो भी छोटे से राज्य के राजा थे, जिसको हम गौतम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं हम। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण। देखिए, सामान्य लोगों का जीवन का जो हड़प्पा सभ्यता में चर्चाएं हुई थी, सामान्य लोगों के जीवन के बारे में धौरा उसमें आपके हड़प्पा सभ्यता के एक नगर मोहनजोदड़ो में चर्चा की गई। वो निम्न टीले में रहते थे, वहाँ से खेतीबाड़ी करते थे। लोहे के औजार से हल मिला था, उससे खेती करते थे, उससे शिकार करते थे, अन्न उगाते थे और उसी अन्न से अपना भोजन ग्रहण और सारी चीज़ें करते थे। ये सामान्य जीवन उनका चलता था। सामान्य खेती करते थे, सामान्य लोगों की तरह रहते थे, किसानी करते थे। हिस्टोरियन ने उसका डीपली में वर्णन किया है। देखिए, जो सरदार थे, हड़प्पा सभ्यता में जो सरदार थे, तो जैसे कोई सामान्य किसान था, अगर उसको 3 गुना कर दिया जाता था, मान लीजिए किसी 5,000 रुपये है तो 5,000 में किसी सरदार ने अगर सरकार को 500 रुपये टैक्स दिया है तो सामान्य किसान को 2,000 रुपये टैक्स देने पड़ते थे। ये 3 गुना उसका वहाँ पे भार था, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि बड़े लोगों का वहाँ पे तब भी वर्चस्व था, अमीर लोग थे। यहाँ तक कि हमने पढ़ा था पिछले में कि सोने के सिक्के जारी करने का भी अधिकार कुछ अमीर या कि सरदार लोगों को था। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। देखिए, अभिलेख शास्त्रियों में जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, पुरातात्विक विभाग हमारा जो बना, अलेक्जेंडर कहिनम पहले अध्यक्ष बने, तो उस दौरान कई लेखक हुए, जैसे राखलदास बनर्जी जी हुए हड़प्पा सभ्यता में। तो जो खोजें होती थी, तो उस खोज के दौरान जो अभिलेख मिलते थे, तो इतिहासकारों ने इसको सीधा सा उसको महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना कि जो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया उसके सबूत जो है प्रमाणिक मिले नहीं। तो इतिहासकार इसकी विवेचना सत्यता के साथ नहीं करते कि पूरा साक्ष्य जो है लिखित में है, तो उसको इतिहासकार इतिहास को सत्य नहीं मानते। कुछ जो विदेशी लेखक आए उन्होंने भी इतिहास के बारे में लिखा। तो एक तरह से जो वर्तमान में राज्य चलता है, जो राजा होता है, उस दौरान अगर इतिहास लिखा गया तो आपको पता है कि बढ़ा चढ़ा के ही लिखा जाएगा। अगर उस कवि को, उस लेखक को अगर उस राज्य में रहना है, तो इतिहासकार कहीं ना कहीं विवादित है उस चीज़ का। जैसे आपके इसमें मोहनजोदाड़ो के दौरान ही कुछ राजाओं का, हड़प्पा सभ्यता में राजाओं का वर्णन मिलता है कि राजा थे या कि पुरोहित थे, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला कि कोई राजा या पुरोहित थे। फोटो मिली थी, इससे ये साबित नहीं होता कि कोई राजा रहा हो। इसी तरह से बहुत सारे आज भी सवाल घिरे हुए हैं जिनका वर्णन नहीं हो पाया। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से तत्वों के प्रमाण? देखिए, मौर्य काल में बहुत ही योग्य शासक हुए। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल का स्थापना की। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसके शासनकाल में हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उसके शासनकाल के दौरान 6 लाख सैनिक थे। सोचिए, 6 लाख सैनिक एक शासक के दौरान थे और नियमित सैनिक थे। 6,000 हाथी, सोचें 6,000 हाथी, 3,000 हाथी उस मौर्य काल के समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे।
जो युद्ध में उपयोग किए जाते थे, घुड़सवार थे। मतलब कि अगर उनकी सेनाएं चलती थी तो 8 से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूरी रैलियां निकलती थी। ऐसे उस समय पे मौर्य काल में था। अशोक के समय पे तो पूरा देश, कुछ दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ के अशोक के समय पे मैक्सिमम जो अपने राज्य थे वो कब्जा था अशोक के समय पे। अशोक के काल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने अपने धम्म में, अशोक के अभिलेखों में कुछ धम्म के बारे में, कुछ नीतियों के बारे में चर्चा किया। अशोक के बहुत सारे अभिलेखों में ये चर्चा की जाती है कि उसने प्राकृत भाषा का उपयोग किया। बाद में ब्राह्मी लिपि का उसमें वर्णन मिलता है। तो ब्राह्मी लिपि के द्वारा ही उसकी सबसे पहले अशोक की खोजों का जेम्स प्रिसेप्ट के द्वारा 1837 में वर्णन किया, उसकी खोज, उसका अर्थ निकाला। उसके बावजूद जो मैक्सिमम अभिलेख मिले उसमें अशोक का नाम ही छपा, इसलिए ये माना जाता था कि सबसे शक्तिशाली शासक मौर्य काल में अशोक ही था। सम्राट अशोक। 20वीं शताब्दी की डीसी सरकार जो थे, भारतीयों के जीवन संस्कृत गतिविधियों कोई पक्ष नहीं है, ये बात की। उत्तर मौर्य काल राजस्व की चर्चा की। देखिए, कृषि, वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों किस स्तर तक परिवर्तन हुए। देखिए, पहले क्या है, हाथी, लोगों को आइडिया नहीं था कि खेत भी है, हल भी है, जुताई भी होती है, अन्न भी होता है। तो लोग जो है जीवों को मार करके, पशु पक्षियों को मार करके अपना भरण पोषण करते थे। इसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है, धौलावीरा में हमने पढ़ा है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। फिर लोहे का औजार मिला, कालीबंगन में चूड़ियाँ मिली, अस्थियाँ मिली। तो उस दौरान जब कृषि का विकास हुआ तो धौलावीरा में पाया गया था कि खेत जो मिले तो जुते हुए लोहे के हल का साक्ष्य मिला। इस दौरान तो ये तो पाया जाएगा, अगर हल है तो किसान है, किसान है तो खेत है, खेत है तो खेती होगी। तो उस दौरान खेती पाई गई। खेती में गेहूं, जौ, बाजरा आदि जो है वो अपना अन्न उपयोग करके और उपयोग करते थे। और यहाँ पे पानी की जो समस्याएं थी, तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिला हमें देखने को। उस समय के जो राजा थे, जो सरदार थे, जो जमींदार थे और जो किसान थे, गरीब तबके के लोग थे, वो पानी का जो एकत्रण है, जलाशय का एकत्रण जो है राखी गढ़ी से जो मिला था, वो सब लोग समय पे कर लेते थे। यानी कि सारे जाति विवाद, ऊंच नीच ना देख करके पानी का संग्रहण सभी लोग मिल करके करते थे, जिससे पानी की समस्या नगर नियोजन में नहीं मिली कि पानी की वजह से खेती ना हुई हो, पानी की वजह से लोग भूखे मरे हों। इस समय अच्छा संयोजन होता था सबके बीच, जिससे पानी ना बरसे। गर्मियों में पानी का एक तरह से स्रोत हो जाता था, इकट्ठा कर लेते थे संग्रहण, जिससे फायदा मिलता था। ये थे हमारे सेकंड चैप्टर, नगर नियोजन। अगर कोई आपको समस्या है, इनमें क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन आपको अगर लग रहा है कि कुछ आपके अंदर है प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कैसा चैप्टर लगा ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे कहानी, इतिहास में जो बड़े बड़े घटनाएं हुई, कहानियां हुई, उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरलतापूर्वक। और आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, उनको तौर तरीके से भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही सरलतापूर्वक, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ और प्रश्न को लिख पाएँ। धन्यवाद।